बॉडी ओके। बिल्डिंग इतना एक्सपेंसिव गेम है, सबको पता है। ये आपको पैसा देना पड़ेगा अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। पर्सनल ट्रेनर हायर करना चाहता है तो उसको उस ट्रेनर से ऐसे क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए या फिर उसके दिमाग में क्या क्वेश्चंस होने चाहिए बिफोर हायरिंग अ पर्सनल ट्रेनर की। तो वो पूछ रहा है कि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट मतलब जो होना चाहिए वही है, या फिर प्लस जा रहा है, या फिर मैं ओवर वेट हूँ, या फिर अंडर वेट हूँ। वो वहाँ से आपको पहले से ये चीज़ नॉलेज आ जाएगी। ऐसी क्या आप प्रोटीन सोर्सेज वेजिटेरियन डाइट में बता सकते हो जो कि। हे गाइस, तो स्वागत है आपका एपिसोड 2 ऑफ माय पॉडकास्ट सीरीज द स्वेट टॉक्स। आज के हमारी गेस्ट हैं गुजरात से, जो कि अपनी फिटनेस का तो काफ़ी ध्यान रखते ही हैं, साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही उन्होंने रिसेंट में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी किया है। तो आई होप आपको आज के पॉडकास्ट से, आज की कन्वर्सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप नए नए जिम जा रहे हो या ऑलरेडी जिम जा चुके हो या अच्छी जिम कर चुके हो बट आपको कॉम्पिटिशन वगैरह खेलने हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ हेल्प उससे मिलेगी। और इस पूरी कन्वर्सेशन को सुनने के बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो और होपफुली हम दोनों में से कोई आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन। सो वेलकम चिराग टू माय पॉडकास्ट, और आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट पर आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं, आपका दिन कैसा जाता है, आप क्या करते हैं। ओके, जय श्री राम। एज अ बॉडी बिल्डर मेरा जो दिन है वो तो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। मतलब कि सुबह में मॉर्निंग में वर्कआउट के बाद मुझे मेरा जॉब को भी देखना पड़ता है। उसके बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफलाइन ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड करते करते एंड हो जाता है 10 के आसपास। फिर खाना खाना और सो जाना, मतलब हेक्टिक रहता है। लेकिन जो मैं चीज़ मुझे पसंद है वो मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे और अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग मेरी स्टार्टिंग ही वर्कआउट से हो रही है, तो फिर पूरा दिन जो मोटिवेशन और डिसिप्लिन के साथ जा रहा तो है। मतलब आप जॉब भी करते हैं और वर्कआउट और फिटनेस वगैरह ट्रेनिंग भी देते हैं आई थिंक, और अपने मतलब फिटनेस का भी काफ़ी ध्यान रखते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना आसान है, मुश्किल है, कैसा रहता है। तो मैं मानता हूँ कि जिसको करना है उसको सिर्फ एक ही रीज़न चाहिए, वरना जिसको नहीं करना वो बहाने 90% ढूंढ ही लेगा कि नहीं क्यों हो रहा है। वो सब चीज़ें जिसको नहीं करनी वो बताएगा मुझे मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मुझसे डॉक्टर ने ये कहा ये कहा। बहाने बहुत सही बात। सारे हैं। अगर किसी को करना है तो फिर रीज़न एक ही चाहिए। और मुश्किल कुछ नहीं होता। वो सिर्फ हमारा माइंडसेट ऐसा रहता है कि हमारे लिमिटेशन सेट कर रहा है कि जैसे हमारा साइंस बोल रहा है कि हमें इतने आवर्स की स्लीप चाहिए, 8 आवर्स 9 आवर्स, पर मुझे तो उतना मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं उतना फिट हूँ। लिमिटेशंस को ब्रेक करना चाहिए, लेकिन विथ प्रिकॉशंस। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम्म। क्या मतलब हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, उसके हिसाब से सही हम बात, चलेंगे सही ना, तो बात। हम सब कुछ मैनेज कर तो लेंगे। अगर आप बता सकते हैं कि आप बेसिकली बिजनेस है आपका या अपनी जॉब, कोई जॉब करते हैं, दोनों क्या करते हैं, मतलब आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम या काम क्या है। मेन सोर्स ऑफ इनकम सबको पता है कि गेम्स स्टार्टिंग में उतना कुछ नहीं देती। मुझे पता है 6 साल 8 साल तक मुझे कंटिन्यू फोकस करूँगा तो ये मेन सोर्स ऑफ इनकम बनेगा मेरा। अभी तो जो मेन सोर्स ऑफ ओके। इनकम मेरा है वो मेरी जॉब है। हाँ, कुछ चीज़ें कमा के ओके। दे रही है मुझे मेरी फिटनेस, और वो है कि मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ऑनलाइन क्लाइंट है, ओके। उसकी वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जा रहा है। लेकिन अभी जो मेरा मेन फोकस है वो मेरी जॉब ही है। तो जॉब में आपका कितना टाइम जाता है, मतलब कि आप सारे काम कर पा रहे हो। जॉब आपको हेक्टिक लगती है या ठीक है, हो जाता है काम अपना, मतलब एक लिमिटेड, या फिर आप कह सकते हो एक फिक्स टाइम है आपकी जॉब का, या एक्सटेंड भी हो जाते हैं। आ, पूरी आईटी बेस्ड कंपनी है, मतलब कि फिक्स्ड आवर्स वैसे ऑन पेपर रहता है, लेकिन कभी कभी जब भी इमरजेंसी हो गई तो एक्सटेंड भी होता है। और ओके। जैसा पैशन है जो मुझे पसंद है वो बॉडी बिल्डिंग है। लेकिन बॉडी ओके। बिल्डिंग इतना एक्सपेंसिव गेम है, सबको पता है। तो उसके लिए जो बजट है सही बात है। वो मेरा जॉब सेट करता है। तो फिर ऐसा नहीं कि जॉब मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जॉब में कर रहा हूँ सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए, वैसा ही है अभी तक। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो बॉडी बिल्डिंग है या फिर अपने आप को फिट रखने का जो एक तरीका है वो सस्ता नहीं है, वो एक्सपेंसिव है, करेक्ट।
क्योंकि हमने देखा है जैसे आजकल ऑनलाइन आप देखोगे लोग रील डालते रहते हैं कि 10 रुपए में फलाना प्रोटीन ले लो, 10 रुपए में बॉडी बना लो, 50 रुपए में बॉडी बना लो। वो आइडियली मेरे ख्याल से बस वो रील के लिए ही सही लगता है, बट अगर एक्चुअल लाइफ में आप आओगे तो आपको चीज़ें लेनी पड़ेंगी, आपको पैसा देना पड़ेगा अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। ये बात कहाँ तक सही है? अ, देखो, मैं मानता हूँ कि 10 रुपये में बॉडी बनती या 50 रुपये में बॉडी बनती तो आज गली गली में हर कोई बॉडी बिल्डर घूमता होता। या फिर ऐसा भी सही नहीं बात है कि बॉडी बनाना मतलब सब लोग यही मानते हैं ना कि आप लोग फ्री में डाइट क्यों नहीं दे रहे हैं या फिर है। हाँ मिनिमम जी। चार्जेस में क्यों नहीं दे रहे हैं। वो चीज़ नहीं हम्म। पॉसिबल है, क्योंकि आपको अगर क्वालिटी की लाइफ चाहिए तो आपको वैसी मनी भी स्पेंड करना पड़ेगा। हमको भी पता है कि करेक्ट। स्विफ्ट और मर्सिडीज का कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर आपको मर्सिडीज बनना है तो उसी की तरह पे करना पड़ेगा, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आप पैसे दिखेंगे। तो वही चीज़ है। सही बोला। लोगों को जी सिगरेट जी महंगी नहीं लगती है, शराब महंगी नहीं जी। लगती है, लेकिन फिटनेस की जब बात आए तो उनको बहुत महंगा लग जाता है। ये बात तो सही है। सही बोल रहे हैं आप। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। आप फिटनेस में कैसे आए, कहाँ से भूत सवार हुआ कि नहीं यार थोड़ा फिट होना है, मतलब उस स्टार्टिंग में वेट लॉस करना था, गेन करना था, क्या पर्पस था मतलब ये फिटनेस में आने का? मतलब फिटनेस में आने का मेरा बहुत पहले से मैं ट्राई कर रहा था, मतलब स्कूल के टाइम से ही। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग में घुसना है या कुछ भी। मतलब उस वक्त सिर्फ वही था कि कॉलेज जा रहे हैं तो फिर एक ठीक ठाक बॉडी हो कि डिस्प्ले कर सके, बाइसेप्स वगैरह, वो सब चीज़ जो नॉर्मल यंगस्टर्स में रहता है वैसे। लेकिन उस वक्त तो ओके। मतलब बजट उतना था ही नहीं, रहता ही नहीं था। तो फिर मैं उसके लिए फीस वगैरह मैनेज नहीं कर पाया। तो कभी कभी ओके। बहुत सारे ब्रेक्स हुए मेरे लाइफ में, मतलब अप डाउन्स हुए। लेकिन प्रॉपर जो मैंने जिम स्टार्ट किया वो कोरोना के वक्त स्टार्ट किया। कोरोना में ओके। अभी क्या है कि कोरोना में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी तरुण गिल की। अभी तो वो कंटेंट यस। बना रहे हैं, वो मुझे इम्प्रेसिव हाँ हाँ। पर्सनली नहीं लगते, क्योंकि वो ओके। फिटनेस इंडस्ट्री में होके भी कुछ ऐसे कंटेंट्स बना रहे हैं जो इम्प्रेसिव नहीं है। करेक्ट करेक्ट। और लेकिन मैंने उस टाइम पे उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन की थी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड थी, तो उसी की वजह से फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर ओके। स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग में। तो फिर मैंने धीरे धीरे, मतलब मेरे कोच हैं सूरज कहार, वो यही के लोकल ओके। है और काइंड हार्टेड है। तो उन्हीं के अंडर में फिर मैंने प्रेप की। और ओके। मतलब देखते देखते देखो 3 साल से मैं उनके अंडर में हूँ और 2 साल से प्रेप कर रहा हूँ, और 1 साल भी ऐसा नहीं गया कि मैं खाली हाथ आया हूँ। वो उनकी ओके। ब्लेसिंग्स और उनके सपोर्ट के बिना तो मतलब ये पॉसिबल था ही नहीं। वो है, फिर पेरेंट्स है, मतलब जो हम्म। बहुत हेल्पिंग हैंड है। लोग भूल जाते हैं लेकिन मैं वो नहीं भूलना चाहूँगा। लोग जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, लोकल हो या फिर कोई बाहर से देख रहा हो जिसे मैं जान रहा हूँ नहीं जानता, लेकिन ओके। कहीं ना कहीं पे उन लोगों की हेल्प रहती है। अच्छे न्यूट्रिशंस हो या फिर मील्स हो, सभी की वजह से मैं आगे आ रहा हम्म। हूँ। तो फिर वो चीज़ तो मैं भूलना चाहूँगा नहीं कभी भी, कितना भी आगे जाऊँ, लेकिन ये चीज़ नहीं भूल सकता। तो फिर आप मतलब बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस ये आपके लिए एक सिर्फ पैशन है, या आप मतलब कोई कंपटीशन वगैरह भी साथ में खेलते हो, लड़ते हो? हाँ, अभी तो पहले ऐसा था कि बनाना है, लेकिन अभी मतलब कंपटीशन खेलता हूँ। इस साल मिस्टर गुजरात विन किया हूँ, लास्ट ईयर ओहो, डिस्ट्रिक्ट में क्या मिस्टर बात है। वडोदरा में विनर कर चुका हूँ। अभी आगे का प्लान तो मतलब देखते हैं क्या चल रहा है, भगवान का क्या रहता है, क्या सपोर्ट रहता है। नहीं नहीं नहीं, आप मतलब ठीक है, इट्स गुड। अगर आप फिट होना चाहते हो और उस फिटनेस से आप अगर कुछ अचीव कर रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ। बहुत अच्छी अब बात है। है वो एक चीज़ भी है कि मैंने आजकल के यूथ में देखा है बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन क्या है कि हम्म। 50% यूथ जो है नशे में ही धुत पड़ा है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस है। लेकिन जितने लोग अभी खुद को पुश करके आगे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर होगा। तो आप मतलब सपोज कोई ऐसा है जो बंदा, जो इंसान फिटनेस में आना चाहता है, या जैसे आप कंपटीशन लड़ रहे हो,
वो सब करना चाहता है, बट उसे कोई ये नहीं पता करना कहाँ से स्टार्ट है। तो उसके उनके लिए कोई एडवाइस कि भाई तुम यहाँ से स्टार्ट करो तो तुम थोड़ी अपनी बॉडी बना पाओगे, तुम यहाँ से स्टार्ट करो तो तुम यहाँ पे कंपटीशन लड़ पाओगे, कुछ ऐसे आपकी तरफ से एडवाइस? मतलब एडवाइस मेरी यही है कि सोचते सब है, कर कोई नहीं रहा है, वही चीज़ है। मतलब सब लोग दिमाग में ही रह जाते हैं, कोई बाहर नहीं निकल पाता। मैं वही कहूँगा, जो दिमाग में उसको बाहर निकालना है तो एक बार तुम्हें एक एटलीस्ट जिम के दरवाजे तक जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाओ, जाओ वहाँ का एटमोसफियर जो है, वो एनर्जी उसको फील करो। ओके। मेरे पास भी स्टार्टिंग में कोई सप्लीमेंट कुछ भी नहीं था। मैंने मतलब घर का जो मिल रहा है उसी से बनाया था। जितना भी गेन किया था वो मैंने घर के खाने से ही किया था। ओके। मतलब एक बार स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे कुछ तुम्हें रास्ते अपने आप मिलेंगे। अगर नहीं मिल रहे तो मैं अवेलेबल हूँ। मैंने सबको बोल के रखा है कि जिसको भी कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे सीधा डीएम कर सकता है। ओके। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। लेकिन गाइडेंस एक अलग चीज़ है और पर्सनल ट्रेनिंग एक अलग वो चीज़ है। बात तो वो सही है। चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस बना के रखो तो अच्छा रहेगा। मतलब वही है, मैं गाइड करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। ओके। लेकिन अगर कोई यही कहेगा कि मेरे ऊपर पर्सनली ध्यान दो, तो उसके लिए फिर अलग से पे करना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सपोज कोई ऐसा है जिसने जो जिम जा रहा है, मतलब जिम जा पा रहा है और मतलब सीरियस भी है इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कंपटीशन खेलने के लिए मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो कहाँ क्या देखे सबसे पहले, क्या क्या चीज़ जाके देखे कि यहाँ यहाँ पे मैं ऐसा करूंगा तो कंपटीशन में ऐसा ले पाऊंगा? वो एक चीज़ है ना कि आपको अगर प्रेप करनी है, कंपटीशन खेलना है, तो हाँ। आपको अंडर गाइडेंस आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो गलतियां सब कर रहे हैं ना, वो आपसे ना हो उसके लिए। ओके। और हमारी बॉडी को डेली आप देखोगे तो हम चेंजेस को जल्दी देख नहीं पाएंगे। हमारी बॉडी को हम उतने ज़्यादा नहीं समझते, लेकिन सामने वाला जो ज़्यादा समझता है, सही वो बात। एक चीज़ है। फिर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कितने टाइम में कितना खाना है, कब खाना है, किस फॉर्म में खाना है। वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आप compete कर रहे हो, उसमें सब अपना बेस्ट देंगे। तो आपको हम्म। अपना बेस्ट देना है, तो आपको, मैं तो बोल रहा हूँ कि अंडर गाइडेंस होना ही पड़ेगा। अगर नहीं हो रहे हो ओके। तो अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हो तो बात अलग है। क्योंकि आप फाइनेंशियली वीक हो तो बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आप मतलब फाइनेंशियली ठीक ठाक हो, थोड़ा बहुत पे कर सकते हो, तो कोई किसी के अंडर में रहो, तो आपको जो ओके। रिजल्ट चाहिए, आपका जो पोटेंशियल है वो पूरा बाहर आएगा। मतलब आपको वो पूरी फ्रेम दिखेगी जो आप कभी इमेजिन कर रहे थे। ओके। ओके। और उसी की वजह से आपको जीत मिल सकती है। क्योंकि अकेले जाना मतलब बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है। 50 लोग हैं, 50 लोग सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई वड़ा सही पाव बात। दाबेली पे बोलेगा नहीं, लेकिन कोई पे प्रोटीन के 10 सवाल अभी भी उठ जाएंगे। इतना प्रूव हो करेक्ट। जाने के बाद भी वो वही चीज़ करेक्ट। है। मतलब तुम्हें कोई होना चाहिए, कोई गाइड करे कि कब कब गेन करना है, कब गेनिंग को स्टॉप करना है, कब कट करना है, कट में क्या खाना है, क्या छोड़ना है, कब किस सही चीज़ को बात। लोड करना है, कब अनलोड करना है। जॉइंट्स के लिए हम्म। कौन सी टैबलेट सपोर्ट्स कर लेने लेने की है, या मसल बिल्डिंग के लिए कौन से सपोर्टिव सप्लीमेंट्स लेने के हैं। क्योंकि आपको भी हम्म। पता है कॉम्पिटिटिव है, करेक्ट। कंपटीशन में करेक्ट। आपको लोड आएगा ही आएगा। आपको एक नॉर्मल लाइन क्रॉस करनी ही पड़ेगी, तो ये ट्रॉफी हाथ में आएगी। हम्म। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अभी अगर हम कंपटीशन की बात ना करें, सिर्फ एक ऐसे इंसान की बात करें, मान के चलिए कोई यूथ है, कोई 18-20 साल का लड़का है या 30+ का कोई है, जिससे सिर्फ अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है लेकिन फिट रह के, मतलब उसे ना कोई कंपटीशन लड़ना ना कुछ करना, सिंपल उसे ये है कि भाई मैं फिट रहूं, मैं जब 40 का हूँ 50 का हूँ तो मैं फिट रहूं, मेरी मसल्स रहें और मैं अपनी नॉर्मल जो जॉब कर दूं बस वो करूं, मतलब ऐसा मुझे कोई कंपटीशन नहीं लड़ना। लेकिन अब साथ में ये भी है कि भाई जगह जगह देखते हैं, हम ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि अगर आप जिम जाओगे तो आपको फलाना सप्लीमेंट चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए। घर के खाने पे कोई फोकस नहीं करता, सबका फोकस ये रहता है कि बस ये ले लो और वो ले लो। तो उनके लिए आप मतलब क्या बोलना चाहते हो ऐसे लोगों के लिए, कि उनके लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है? वो अगर वो चाहें, वो मतलब वो ये कहते हैं कि हम बस घर का खाना खा सकते हैं, घर के खाने में रोटी दाल चावल ये सब खा सकते हैं, तो इनको खा के क्या हमारी बॉडी बन सकती है या नहीं बन सकती कभी भी? ओके, तो सबसे पहली चीज़ है कि जब हम लोग जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, वो जब भी हम्म। कंपटीशन के बाद ऑफ रहते हैं 2 महीने 3 महीने, तो हम लोग कुछ नहीं खा रहे। मतलब कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई टैबलेट्स नहीं,
ना कोई एनाबॉलिक्स, कुछ भी नहीं, फिर हम्म, भी हमारी बॉडी वैसे ही रही। और ओके। आप तो compete नहीं करने वाले हो। compete हम्म, करने के लिए ये सब चीज़ें कि ये खाना पड़ेगा, ये सब, क्योंकि आप छोड़ रहे हो वैसी चीज़ें, कुछ हम्म, चीज़ें छोड़ रहे हो, तो उसको फुलफिल करने के लिए अल्टरनेटिव कोई चीज़ लेनी पड़ेगी जो लो इन कैलोरीज होगी या ऐसा कुछ होगा, इजी टू डाइजेस्ट होगी, तो वो सप्लीमेंट्स में आ जाएगा। ओके, आपको मतलब compete नहीं करना, आपको सिर्फ एक हेल्दी लाइफ चाहिए, तो आप करेक्ट, नॉर्मल घर के खाने से हेल्दी रह सकते हो। ओके, वर्कआउट और डाइट आपका अगर दोनों बैलेंस में होगा तो आप हम्म, हेल्दी और फिट रहोगे। लेकिन वैसा नहीं होना हम्म, चाहिए कि कटिंग का वर्कआउट चल रहा है और आप हम्म, डाइट कर रहे हो गेनिंग का। मतलब हाँ वो तो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर आपको गोल पता है कि करेक्ट, आपको गेन करना है या कट करना है, तो फिर उसी के हिसाब से दोनों डिजाइन होंगे, तो आप हाँ, वैसे ही फिट रहोगे। आपको हाँ, कोई सप्लीमेंट्स या ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो हम्म, आपको डबल अमाउंट में प्रोटीन चाहिए। वो ठीक सभी है, चीज़ें एक्स्ट्रा में आ गई, तो फिर आप अगर मैं अगर अभी 75 kg का हो तो 150 ग्राम प्रोटीन हम कितना खाएंगे? बात सही आप है, मसल बिल्ड नहीं कर सकते। आप एक बॉडी को, एक स्ट्रक्चर को, मतलब कि एक स्ट्रक्चर को आप मेंटेन रख सकते हैं। आपको अगर कुछ प्लस करना है तो एक लिमिट तक प्लस कर सकते हो, उसके बाद आपको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा। हम्म, बात सही है, बात सही है कि मतलब स्पेशली प्रोटीन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो कि हम अपनी नॉर्मल डाइट से इतना नहीं ले पाते जितना इन जनरल आपको रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि या तो आप वे प्रोटीन लो या फिर नॉन वेज की तरफ जाओ। अच्छा, एक इसमें एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम तो वेजिटेरियन है, जैसे आप भी वेजिटेरियन हो, हम तो वेजिटेरियन है, अब हमने किसी से बात करी बॉडी बनाने के लिए तो वो ये कह रहा है कि यार तुम अंडे खानी शुरू कर दो या तुम चिकन नॉन वेज खाना स्टार्ट कर दो, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। हमें वेजिटेरियन ही रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम वे प्रोटीन मार्केट से ले सकते हैं। तो क्या सिर्फ वेजिटेरियन डाइट से हमारी बॉडी बन सकती है, हमारी मसल्स बन सकती हैं, हम फैट लॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये तो बहुत बड़ा मिथ है, कभी मैं भी फंसा हुआ था उसमें। मतलब ऐसा था कि जिम से निकलो, 8-10 अंडे बॉयल हो, मैं खा जाऊँ। हाँ, हाँ, ये सभी चीज़ मिथ है। वेज नॉन वेज कुछ मैटर नहीं करता उतना, मेरे हिसाब हम्म, से। सबका मेंटालिटी अलग है। मैं ये सोचता हूँ क्योंकि मैं वेज से गेन भी करता हूँ, मैं वेज से ही कट कर रहा हूँ। हम्म, कोई भी प्रोटीन का सोर्स मैं नॉनवेज से नहीं ले रहा हूँ, इवन बॉइल्ड एग्स तक नहीं। मेरे डाइट में ओके, रहता है तो सभी तरह की दाल, प्रोटीन हम्म, में हम्म, पनीर, और ओके, पनीर के बाद ब्रोकली रहेगा या फिर वे प्रोटीन होगा। मेरा मेरा ज़्यादातर हम्म, अमाउंट वे प्रोटीन में रहता है, क्योंकि मेरी जॉब ओके, भी है तो उसमें ज़्यादा मतलब एक्टिविटीज़ नहीं रहती। तो फिर मैं ऐसी चीज़ ही करेक्ट। पसंद करता हूँ ज़्यादा कि जो इजी टू डाइजेस्ट हो जाए। हाँ, तो मतलब हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्योर वेजिटेरियन डाइट से भी अच्छी फिजिक बिल्ड कर सकते हैं, भले ही फैट लॉस हो या मसल गेन, कुछ भी हो। एक और चीज़ है आज के यूथ में, मतलब हमने ये देखा है कि कोई भी है 16 18 20 साल का लड़का, वो जिम जाता है और 1 महीने गया, 2 महीने गया, 3 महीने गया, उसके बाद छोड़ दी। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है छोड़ने का कि यार नहीं बन रही बॉडी, नहीं हो पाएगा मेरे से, क्या है डेली का। मतलब ये एक एक ट्रेंड देखा गया है कि लोग जो जिम जाते हैं, जिम की मेंबरशिप भले ही वो 1 साल की लें बट जा 2 2 महीने 3 महीने रहे हैं, तो ऐसे माइंडसेट को इंसान कैसे ठीक करे, मतलब कैसे खुद को पुश करे कि नहीं यार तुम जाओ, एटलीस्ट ट्राई करो, 1 साल दो खुद को, ऐसा मतलब लोग क्या अपना माइंडसेट चेंज करें? तो उसके लिए वही कहूँगा कि आप जब भी उठो, हम्म, उठ के एक बार आईने में देख लो हम्म, कि क्या तुम इस फिजिक को डिजर्व कर रहे हो, क्या इससे हम्म, बेटर तुम्हें डिजर्व करना है, या तुम इसी में खुश हो। और ओके, अगर तुम इसी में खुश हो, मतलब तुम खुद को बस ये बता रहे हो कि यही यही ठीक है, यही तुम्हारा पोटेंशियल है। हम्म, अगर यही तुम्हारा पोटेंशियल है तो फिर तुम वापस जाके सो सकते हो। लेकिन अगर हम्म, तुम्हें कुछ बेटर चाहिए तो उसके लिए आज से वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें ये है कि हम जब मतलब पौधा डालते हैं ना, तो उसके बीज डालते हैं, तो हम्म, उसको जब आपको मतलब कि उसके फल खाने हैं तो उसके लिए टाइम लगता है। सही मतलब बात। ये है कि 10 साल लग जाते हैं पौधे को बाहर आने में, फल बनने में 8 साल 10 साल। आप हम्म, हम्म, आप डेली एक काम करो ना, आप मतलब कि डेली आप जो चीज़ सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो उसी को हम्म, फॉलो करो। आपको रिजल्ट मिलेगा ही, नहीं मिलेगा वैसे तो होगा नहीं।
डिसिप्लिन में रहोगे, फोकस रहोगे, बड़े गोल मत सेट करो कि कल ही सिक्स पैक एब्स आ जाएंगे या फिर थाइस बड़ी हो जाएगी, मैं कॉम्पिटिटर बन जाऊँ, नहीं। स्मॉल स्मॉल अमाउंट बनाओ, स्मॉल गोल्स बनाओ, खुद के ऊपर फोकस करो, इसको लाइफस्टाइल बनाओ। ये मत सोचो कि यार बॉडी बन गई तो फिर चला गया जिम, वो तो फिर बॉडी बनने के बाद तुम जिम छोड़ोगे तो वो भी चला जाएगा। सही बात है। ये चीज तुम उसको पैशन बनाओ, तुम अपना लाइफस्टाइल बनाओ कि उठने के बाद तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर मैं सुबह में जिम जा रहा हूँ तो क्या करना है मुझे। सही बात। हाँ, और चलिए भी बहुत कुछ चीज़ों में मतलब खाने में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ भी खाओगे या मतलब फिर कंप्लेन, फिर सब क्या करते हैं कि खाना कुछ भी और कंप्लेन ट्रेनर पे करनी है, हाँ वो तो है। खुद का कंट्रोल है नहीं। वो बात ये तो है, ये तो सही काफी चीज़ होता है। है। बॉडी बिल्डिंग, बॉडी मतलब पूरा का पूरा चीज कंट्रोल पे ही है। ओवर ट्रेन ना हाँ करना, ओवर ईटिंग ना करेक्ट करना, ओवर स्लीप करेक्ट नहीं करना, लिमिट क्रॉस करेक्ट कर दी करेक्ट। मतलब सब बिगड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही, बहुत सही बात बोली आपने। अच्छा मुझे ये बताइए कि सपोज कोई है जो फर्स्ट टाइम जिम जा रहा है, फर्स्ट टाइम जिम जाना चाहता है, और क्योंकि उसे कुछ नहीं आता तो उसे पर्सनल ट्रेनर हायर करना एडवाइजेबल है कि हाँ वो करे तो बेटर है। तो अगर वो पर्सनल ट्रेनर हायर करना चाहता है तो उसको उस ट्रेनर से ऐसे क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, या फिर उसके दिमाग में क्या क्वेश्चंस होने चाहिए बिफोर हायरिंग अ पर्सनल ट्रेनर कि मुझे ये पूछने हैं उससे, मतलब इस ये क्वेश्चन मेरे को आंसर मिल जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि हाँ मैं इस बंदे को अपना पर्सनल ट्रेनर बना लूंगा। ऐसा क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए उसे? पर्सनल ट्रेनर से आप क्या पूछोगे, मतलब आप सबसे पहले तो उसे ये पूछो कि मेरा हाइट और वेट सबका हम्म। डिफरेंट होता है। वो ठीक है। देख के ही बोलेगा कि आपको वो पूछना है कि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट मतलब जो होना चाहिए वही है या फिर प्लस जा रहा है या फिर मैं ओवर वेट हूँ हम्म। या फिर अंडर वेट हूँ। वो वहाँ से हम्म। आपको पहले तो ये चीज़ नॉलेज आ जाएगी। ठीक है। फिर आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आपको डायरेक्टली वर्कआउट के जोन में लेके जा रहा है या फिर आपको पहले वार्म अप करा रहा है या फिर वार्म हम्म। अप क्या होता है, स्ट्रेचिंग क्या होता है, बेसिक चीज़ें आपको बता रहा है। फिर करेक्ट। उसको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या है, सिंपल कार्ब्स क्या है, हम्म। फाइबर्स क्या है, मतलब और उसको बेसिक चीज़ों में अगर आप देखें तो आप उसको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एटलीस्ट उसको ज़्यादा नहीं तो मशीन्स के नाम तो पता होने चाहिए कि ये क्या मशीन है। हम्म। वर्कआउट मतलब उसके ईच बॉडी पार्ट्स में 4-5 वर्कआउट का नॉलेज होना, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ है। हम्म। उसको ये मतलब ज़्यादातर आपको पूछना ज़रूर नहीं है, आपको पता चल ही जाएगा 2-3 दिन में कि हम्म। वर्कआउट ये करवा रहा है, क्या करवा रहा है। आपको खुद ही पता चल जाए कि इसके पास से पर्सनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जनरल ट्रेनर क्या है कि उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो पर्सनल ट्रेनिंग है वो अपने क्लाइंट्स को जितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उतना ही नए लोग को भी इम्पोर्टेंस देंगे। या तो आपको ओके। पता चल ही जाएगा कि इसके पास से ट्रेनिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हम्म। अच्छा बीइंग अ ट्रेनर, आप खुद एक ट्रेनर हो, तो बीइंग अ ट्रेनर आपको क्या लगता है कार्डियो की कितनी इम्पोर्टेंस है ओवरऑल वर्कआउट और ओवरऑल बॉडी चेंजेस, फैट लॉस, मसल गेन वगैरह में कार्डियो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? कार्डियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके। मतलब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मसल्स मतलब वही है, हमारा हार्ट जो पंप कर रहा है उसी की वजह से हम मतलब अब तक जिंदा है। हम्म। लोग क्या करते हैं कि गेनिंग 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 करके इतना गेन कर लेते हैं कि हार्ट पे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या है कि हम पूरे मजबूत हो जाते हैं लेकिन हमारा दिल कमज़ोर हो जाता है, और जिसका हम्म। दिल कमज़ोर होता है वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाता। तो मैं तो करेक्ट। वही कहूँगा जितना हो सके, जितना आप अपने सभी मसल्स को फोकस कर रहे हो, चेस्ट है, बैक है, बाइसेप है, वैसे ही हार्ट हमारा एक मसल है, उसके लिए कार्डियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के लिए कार्डियो करोगे तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। हार्ट की वजह से ब्लड सर्कुलेशन, ना कोई बीपी की हम्म। प्रॉब्लम रहेगी, ना कोलेस्ट्रॉल का उतना इश्यू रहेगा। आपका रनिंग, आपका परफॉर्मेंस, आपका स्टेमिना सब रहेगा, इतना एक लेवल पर रहेगा कि जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई दिक्कत फ्यूचर में आएगी नहीं। और आप जितना भी लाइफ मतलब स्पेंड कर रहे हो, जितना भी टाइम, तो हम्म। वो एक अच्छे से सरवाइव करो, ज़्यादा नहीं कि किसी का सपोर्ट लेना पड़े या ऐसा कुछ भी। सही बात है। तो सही हार्ट बात को ट्रेन करना, इसीलिए कार्डियो मेरे ख्याल से इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका बैक, एब्स, बाइसेप, सभी मसल्स। है। एक डिबेटेबल टॉपिक है हमारे पास कि
आइडियल टाइम फॉर वर्कआउट, कि किस टाइम हमें ऐसे वर्कआउट करना चाहिए, दिन में, रात में, दोपहर में, कि तो आपके हिसाब से ऐसा कोई आइडियल टाइम होता है कि इस टाइम वर्कआउट करेंगे तो फिर ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं, दूसरे टाइम करेंगे तो नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। मैं तो वही कहूँगा, जब आपकी हम्म। बॉडी रेडी हो, आप हम्म। एनर्जेटिक फील करो। सबकी बॉडी करेक्ट। अलग अलग है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते मॉर्निंग टाइम बेस्ट है, इवनिंग टाइम बेस्ट है, या फिर ये नहीं कर सकते। आपकी बॉडी में जब भी एनर्जी हम्म। लेवल हाई हो, आपको लगे कि इस कॉमन टाइम में मुझे हर बार हाई ओके। एनर्जी फील हो रही है, तो वो टाइम आपके लिए बेस्ट है। मतलब हाई एनर्जी कब आ रही है, जब आप प्रॉपर हम्म। रिकवर हो चुके हो और आप ओके। रेडी हो हम्म। वर्कआउट करने के लिए, तो वो टाइम सबसे बेस्ट है। वो कोई भी हो सकता है, मॉर्निंग इवनिंग कोई भी, करेक्ट। आप वो टाइम सबसे बेस्ट है। ऐसा कोई डिफाइंड टाइम नहीं है कि इस टाइम पे गेनिंग होगी, इस टाइम पे कटिंग होगी। मैं आपने अभी रिकवरी का नाम लिया, तो आप रिकवरी की इंपॉर्टेंस बताओ, क्योंकि मैंने जिम में ऐसे लोगों को देखा है, स्पेशली जो नए आते हैं, उन्हें लगता है कि बस हम किसी तरह से 2 घंटे 3 घंटे जिम में एक्सरसाइज करते रहें, बस वेट उठाते रहें, उससे हमारी मसल बनेगी, भले ही हमें रिकवरी हो या नहीं। रिकवरी उन्हें पता ही नहीं होती क्या है, उन्हें बस ये पता है कि जाके जिम में मेरे को डंबल उठाने हैं या वेट उठाना है, तो उससे मेरी बॉडी बनेगी। तो रिकवरी की इंपॉर्टेंस क्या है पूरे वर्कआउट प्रोसेस, पूरे फिटनेस उसमें, रूटीन में? रिकवरी क्या है कि एक मेहनत होती है और एक होती है मजदूरी। हम्म। अगर रिकवरी नहीं हो रही है तो आप मजदूरी कर रहे हो वहाँ पे, और बहुत सही। मजदूरी करने से बॉडी नहीं होती, बनती भी नहीं है। हम्म। और रिकवरी क्या है, रिकवरी मीन्स आपने जिस भी बॉडी पार्ट्स को ट्रेन किया, हम्म। उसको 48 आवर्स के लिए छोड़ दिया। अगर वो छोटा बॉडी पार्ट है, बाइसेप हम्म। है या ट्राइसेप है, उसको 48 आवर्स के लिए छोड़ दिया। हम्म। आप छोड़ इसके लिए उसको इसलिए रहे हो क्योंकि वो रिकवर हो जाए उतना टाइम में, ओके। और फिर आप उसको 48 आवर्स बाद ट्रेन कर सकते हो। हम्म। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको ओवर ट्रेन ही कर रहे हो। आज बाइसेप लगाया, फिर एक दिन छोड़ के फिर से बाइसेप लगाया, मतलब वो रिकवर हुआ ही नहीं है, रिपेयर ही नहीं हुआ है, तो ग्रो होने वाला हम्म। भी नहीं है, और उतना आप उसको डैमेज कर रहे हो ओके। ग्रो करने की जगह पे। ओके। रिकवरी टाइम अगर देखें तो बड़े मसल है, हम्म। लेग्स हो गया, बैक हो गया, चेस्ट हो गए, हम्म। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 72 आवर्स का रेस्ट देना पड़ेगा। ओके। और अगर छोटे मसल है तो उसके लिए 42 आवर्स का रेस्ट। रिकवरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा डीप स्लीप, हम्म। जो बहुत सारे यंगस्टर्स में एक चीज़ है कि डीप स्लीप वो नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं, सही तो बात वो है। कहीं ना कहीं आपके लिए वीकनेस बनेगा ही बनेगा। आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मसल भी ग्रो हो रहा है, लेकिन कहीं ना हम्म। कहीं पे वो रिकवर नहीं हो रहा है। ओके। बॉडी हमारी रिकवरी मोड में तब जाती है जब आपके सारे मतलब कि ऑर्गन्स जो है वो हम्म। रिकवर में तब जाते हैं जब हमारी आंखें बंद हो, सब हम्म। कुछ बंद हो, शट डाउन, पूरी बॉडी शट डाउन, तब वो ओके। फुल रिकवर मोड में जाता है। ओके। ओके। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रोटीन, हमारा न्यूट्रिशन, वो बात तो है ही, लेकिन डीप स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी रिकवरी वही है। बहुत सही बात बोली आपने। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो जस्ट कंप्लीट बिगनर है इस वर्कआउट और जिम में, तो उसको मतलब वो इंजरी अवॉइड कर सके, ऐसे कोई टिप्स कि उसे क्या करना चाहिए जिससे इंजरी ना हो उसे? इंजरी ना हो उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि आज अभी ही मैंने स्टोरी रखी, तो उसी के बेस पर एक मेरा ही स्टूडेंट है, उसका मतलब कॉल आया था हम्म। कि वो वर्कआउट कर रहा था और उसका शोल्डर जो है डिसलोकेट हो गया। ओ। पिछले आई थिंक 7 दिन से वो जिम में नहीं आया है, तो उसने आज वो हमारा पॉडकास्ट का स्टोरी देखा, तो उसी ने कॉल किया था। ओके। तो फिर उसको जो समझाया था वही समझा रहा हूँ कि वो क्या करता है, सीधा आया, 2-5 मिनट वार्म अप किया और सीधा वर्कआउट के सेट पे चला गया, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। ओके। हमारी बॉडी को एक एक्टिवेशन सिग्नल मिलना चाहिए कि हम इस हम्म। बॉडी पार्ट के ऊपर वर्कआउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वार्म अप करें, वार्म अप करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। हम्म। बहुत सारे लोगों की एक एडिक्शन है कि प्री वर्कआउट, उसके बिना हमारा वर्कआउट नहीं हो पाता। तो करेक्ट। आप हम्म। एक बार ढंग से अच्छे से वार्म अप करके देखो, हम्म। आपका ब्लड सर्कुलेशन प्लस चला जाएगा, हाई होगा, हम्म। मतलब सर्कुलेशन फास्ट होगा, तो आप एनर्जेटिक भी फील होगे और आपका वर्कआउट अच्छा जाएगा, आपके इंजरी के चांसेस चले जाएंगे। और प्लस ये है कि आपका जो एडिक्शन है प्री वर्कआउट का, प्री हम्म। वर्कआउट लेना चाहिए, मैं मानता हूँ जो भी एथलीट्स है या फिर हम्म। कोई भी एक्सट्रीम लेवल वर्कआउट कर रहा है वो ले रहा है तो ठीक है, लेकिन
उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। सही तो बात। वो एडिक्शन वाली जो चीज़ है उससे भी ये आपको बचाएगा। आप वार्म अप कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये चीज़ें होगी। एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी, वो ये है कि ऐसा कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा जो जिम जा रहा है बट उसे ये नहीं पता कि यार वो जो कर रहा है उससे उसे उससे मतलब बॉडी में कुछ चेंज आ भी रहे हैं नहीं आ रहे। तो वो ऐसे कौन से पैरामीटर्स देखे, कौन से बॉडी में चेंज उसे ऐसे फील हो कि वो लगे कि हाँ यार जो वो कर रहा है वो मतलब दैट इज वर्किंग, वो काम कर रहा है उसका, जिम में जाके वो जो भी वेट उठा रहा है, जो भी डाइट घर आके ले रहा है वो काम कर रहा है, वो क्या साइंस है ऐसे? देखो, सबसे पहले तो वो जाए तो कहीं ना कहीं पे उसके अपने स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ मतलब डिफरेंस दिखेगा। वो सबसे पहले तो कोई भी जा रहा है तो वहाँ से पेन लेके अगर वापस आ रहा है, मतलब वो कोई ना कोई चेंजेस तो आएंगे आएंगे। मतलब बेसिक बेसिक जो चेंजेस है वो अगर हम देखें, ओके। कोई फैट लॉस कर रहा है तो उसका वेट मतलब एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में गिर रहा है, मतलब पर वीक 1 kg जा रहा है। ओके। अगर कोई गेन कर रहा है तो पर वीक 1 kg प्लस हो रहा है। हम्म। अगर कोई श्रेडेड हो रहा है तो फिर मतलब उसके जो भी हम्म। स्ट्रक्चर है, मतलब शोल्डर्स में ट्रैप्स का दिखना, अपने मसल्स में थोड़ी हार्डनेस दिखना, और हम्म। कुछ चीज़ें थी कि मतलब कि पेन रह रहा है, हम्म। वो एक बात ठीक है। लेकिन आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखेगी कि अगर आप कंसिस्टेंसी रख रहे हो तो अपने वर्कआउट में जो भी वेट्स लिफ्ट कर रहे हो उसको प्लस हो रहा है, आपके फॉर्म्स ठीक हो रहे हैं। मतलब ये सब ऐसे साइंस है कि जो हम्म। नॉर्मल लग रहे हैं लेकिन आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो। ठीक है, तो अब वापस से एक पुराने टॉपिक में बात करते हैं, वेजिटेरियंस के लिए। आप भी खुद भी एक वेजिटेरियन हो, तो आप ऐसी क्या आप प्रोटीन सोर्सेज वेजिटेरियन डाइट में बता सकते हो जो कि एक बिगनर को या किसी को भी जो एक वेजिटेरियन है और फिटनेस रूटीन या जिम वर्कआउट स्टार्ट करना चाहता है वो ले सकता है? दाल है, मूंग की दाल, उड़द की दाल, तुअर की दाल, वो ओके। सभी में हमें प्रोटीन्स मिल जाता है। मूंग में जो है हम बोले तो वन ओके। हंड्रेड ग्राम में अराउंड 20 ग्राम जितना प्रोटीन मिल जाएगा। हमारा पनीर है, पनीर जो है रॉ फॉर्म में है उसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ओके। दही में मिल जाएगा। फिर राजमा है, ओके। सोया की प्रोडक्ट्स है, लेकिन हम्म। मैं उसको जितना हो सके उतना ओके। अवॉइड करता हूँ क्योंकि उसमें प्रोटीन है लेकिन इस्ट्रोजन भी है। तो आपको अगर उसको एक लिमिट में कंज्यूम कर रहे हो, लाइक 80 ग्राम 100 ग्राम, तब तक ठीक है। लेकिन आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए उसको 100 150 प्लस जा रहे हो तो मतलब आप अपनी बॉडी में इस्ट्रोजन भी स्टोर कर रहे हो प्रोटीन के साथ साथ। ओके। तो ये गुड सोर्सेज है हमारे पास। मिल्क हो गया, हमारी ओके। दाल हो ओके। गई, पनीर हो गया, ब्रोकली हो गई, ये सभी बहुत सारे सोर्सेज है वैसे अगर हम देखने जाए तो। ओके। इसके बाद ना एक एक आप ऑनलाइन देखोगे रील्स में, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, एक क्रिएटिन के ऊपर बहुत डिबेट रहती है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, मतलब आपकी क्या राय रहेगी इसमें? रिसर्च के हिसाब से देखो सबसे सेफेस्ट सप्लीमेंट, मतलब जो भी बिगिनर है वो ले सकता है, और कॉस्ट ओके। इफेक्टिव भी है कि इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता। लेकिन एक चीज़ जो आ, बहुत सारी ओके। जगह पे नहीं बताते लोग कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट है और कितना लेना चाहिए। कुछ चीज़ें ये है कि हम्म। हमारी बॉडी ओके। में क्रिएटिन अगर बढ़ रहा है तो आपकी किडनी फंक्शन ठीक से नहीं कर रही है। नॉर्मल जो क्रिएटिन है वो 1.1 होना चाहिए, ओके। 1.1 to 1.5 हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हुआ तो वो हम्म। दिक्कत कर रहा है। तो आपको क्रिएटिन को लेना चाहिए, वो आपकी साइज को प्लस कर रहा है, लेकिन आपको उसकी 2 मंथ्स 3 मंथ्स की साइकिल के बाद उसको स्टॉप करना रहता है। 1 मंथ या फिर 2 मंथ जितना आप ब्रेक करो ओके। फिर उसको लोड करो, ऐसी चीज़ है। उसको फॉर्मली जाओगे तो आपको बेनिफिट करेगा। उसका ओवरडोज ओके। करना, मतलब कि 3 से 5 ग्राम डेली ले रहे हो वो ठीक है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं साइकिल कर रहे हैं, अगर एथलीट है तो उसको हम्म। नॉलेज है कि उसकी साइकिल कब उसको स्टॉप करना है।
एथलीट कभी कभी करता है कि डेली 12 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम तक लेना, वो एक वीक तक उसको लेना है, और उसके बाद उसको नॉर्मल जो डोजेज है लाइक 3 ग्राम 5 ग्राम पे आ जाना। वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो बॉडी वाइज डिफरेंट होती है। ओके। कुछ लोग 3 दिन, कुछ लोग 7 दिन, कुछ लोग मोर देन वीक उसको साइकिल करते हैं। वो नॉलेज के हिसाब से होता है। अगर जनरली किसी को कंज्यूम करना है तो 3 से 5 ग्राम पर डे कर सकता है, लेकिन एक चीज़ हमें पता रहनी चाहिए कि 3 महीने बाद उसकी साइकिल को एटलीस्ट 1 मंथ के लिए पॉज लो, वरना आपकी बॉडी में क्रिएटिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो आपकी किडनीज को प्रेशर करेगा, स्ट्रेस में डाल ही देगा। चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि उसको स्टार्ट कब करना है और उसका एंड कब होना चाहिए, तो ही वो सेफेस्ट फॉर्म होगा। ओके ओके। सो अगर जैसे कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसे कब प्री वर्कआउट में लेना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट में लेना चाहिए, ड्यूरिंग वर्कआउट लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? ये क्रिएटिन को आप कभी भी ले सकते हो, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, पूरे दिन में आप कभी भी उसको ले सकते हो। ये मतलब कि ऐसा है कि जैसे वे प्रोटीन है, ओके ऐसा ओके। कुछ नहीं है कि मतलब पोस्ट वर्कआउट में लिए तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो आजकल आप देखोगे ना तो लोगों को जनरली, मतलब इंडिया में अगर आप देखोगे तो स्पेशली इन मैन, एक एक जेनरिक चीज देखने को मिलेगी, दैट इज तोंद, मतलब है जिसे बेली फैट कहते हैं। वो बहुत कॉमन है, मतलब आजकल आप देखोगे 20+ अप टू 50-60 ईयर्स ऑफ एज, 90% मैंस जो फेस करते हैं वो बेली फैट है या चेस्ट फैट है। ये बहुत कॉमन है हम सब में। और उसी को देखते हुए वो सब अगर फिटनेस रूटीन स्टार्ट करना चाहते हैं तो दे आई थिंक दे शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर फैट रिडक्शन। करेक्ट, फैट रिडक्शन, फैट रिड्यूस होगा तो वेट भी होगा। तो एक ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस फॉर कंप्लीट बिगनर्स जो कि उन्हें अपने रूटीन में रखनी चाहिए, जिससे उन्हें हेल्प मिलेगी उसमें फैट लॉस और वेट लॉस में। हम्म अभी क्या है कि सबसे पहले तो वर्कआउट मेरे ख्याल से बाद में आता है, सबसे पहले हमारी डाइट क्लीन करने रहता है। जब तक बच्चा छोटा रहता है वो कुछ भी खा रहा है, गोल मटोल हो रहा है, सबको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे वो बड़ा होगा वो खुद के ऊपर भी शर्म फील करेगा कि ये क्या स्ट्रक्चर लेके घूम रहा हूँ मैं। सही बात तो सबसे पहले नीट एंड क्लीन खाना, जितना हो सके बाहर का अवॉइड करो, शुगर को जितना मिनिमम कर सके वो करो। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो कोई ऐसी डिफरेंट एक्सरसाइज नहीं है जो आपको आपके मतलब पेट के हिस्से की चर्बी को काट के फेंक दे। मतलब सब मेरे पास इतने क्लाइंट आ रहे हैं कि पेट कम करना है, पेट कम करना है, वो आप इसको सिर्फ पेट को देख रहे हो, लेकिन आपकी ओवरऑल बॉडी में फैट है। करेक्ट। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि सिर्फ पेट पे जब हमने खाया और सब कुछ पेट पे जमा हो गया है, वो तो हो नहीं रहा, हमारी ओवरऑल बॉडी में फैट रहता है। तो उसके लिए हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करें, वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, हमारे स्टेप्स काउंट पे ज़्यादा फोकस करें। रनिंग फैट लॉस नहीं करेगा, लेकिन हमारे जितने भी स्टेप्स काउंट हो गए वो आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा। करेक्ट। क्योंकि हमारे स्टेप्स जो ले रहे हैं वो हमारे फैट को यूज़ करते हैं, और जितना हम रनिंग करते हैं वो हमारी एनर्जी को यूज़ करता है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा चेस्ट फैट हो या स्टमक फैट धीरे धीरे वो चला जाएगा। लेकिन पेशेंस के साथ करेंगे तो ये 1 महीने 3 महीने ये वाला काम नहीं है। हमने अगर 20 साल 22 साल तक कुछ भी खाया है तो वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2 महीने वो ठीक हो जाए। करेक्ट। इससे एक बात और निकल के आती है, आजकल आप जनरली देखोगे नेट पे बहुत ही कॉमन है, जो इन्फ्लुएंसर है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो कोई 90 डे चैलेंज, कोई 100 डे चैलेंज, कोई 30 डे चैलेंज, ये 30 डे में एब्स बन जाएंगे, 100 डे में आपकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ऐसे चैलेंजेस रखते हैं जो कि यूथ को, या फिर जो भी बहुत बंदा इंसान परेशान है ना कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो उससे ज़्यादा बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है कि यार ये तो 100 दिन में मेरी बॉडी बनवा देगा। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखो, अगर आप उससे मोटिवेशन ले रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो तो वो सही है, लेकिन सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबकी डाइट अलग अलग है, सबके कोचेस अलग अलग है, उनका एक्सपेंस अलग है, न्यूट्रिशंस अलग है। तो फिर हम
उनके जैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हमें ये एक चीज़ मिल गई कि हमें मोटिवेशन मिल गया, हमें बस ये चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमें उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि मैं इस 90 डेज में मेरा बेस्ट दूंगा। वर्जन या आउटपुट जो भी आए वो बात की बात है, लेकिन हम डिसिप्लिन हो जाएंगे, हम डेली वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं पे ये आपको चैलेंज जो है वो आपको पॉजिटिव करने के लिए बनाया गया है। मेरे हिसाब से ये लगता है कि आपको एक्टिव करने, जो आप अब तक सो रहे थे उसको एक्टिव करने के लिए चैलेंजेस है, तो उसको मतलब एज ए चैलेंज लो, उसको अपने डिसिप्लिन में ऐड करो, मोटिवेशन बनाओ, अपने वर्कआउट को डेली शेड्यूल में ऐड करो। वो चीज़ है, आप ये एक्सपेक्ट करके मत चलो कि जो 90 डेज की फिजिक सामने वाला एथलीट डेवलप कर रहा है या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर डेवलप कर रहा है, मैं सेम वैसी फिजिक बनाऊंगा, क्योंकि उनके डाइट और एक्सपेंस अलग है, उनकी कोच अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है। तो अगर सब कुछ डिफरेंट है तो फिर बॉडी में भी वेरिएशंस आएंगे। तो बेसिकली ये 90 डे 100 डेज चैलेंजेस को हम एज अ स्टार्ट ले सकते हैं कि ठीक है, ये 100 दिन मैं डेडिकेटेडली वर्कआउट करूंगा या जो भी एक्सरसाइज एक रूटीन फॉलो करूंगा, एक डिसिप्लिन बनाऊंगा और उसके आगे उसको कंटिन्यू रखूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 दिन में मेरी बॉडी बन ही जाएगी, करेक्ट? ऐसा नहीं हो सकता। यस, ये हमें तो एक बस लाइफस्टाइल है। हमारे हम लाइफस्टाइल पे फोकस करना है और कुछ नहीं। करेक्ट, एक लाइफस्टाइल है ये, जो कि आपको जब तक आप हो तब तक इस चीज़ को फॉलो करना है, मेंटेन करके रखना है बस। हाँ, ये आप एक जंप स्टार्ट ले सकते हो कि अगले 100 दिन में अपने आप को इस डिसिप्लिन में रखूंगा, करेक्ट? यस यस। ओके, चलिए एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आपके साथ। मैं कुछ ऑप्शन और क्वेश्चन पूछूंगा, उसके ऑप्शन होंगे और आपको फटाफट आंसर देना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मेरा है योर लेग डे या फिर कोई बिरयानी पार्टी? लेग डे ऑलवेज। लेग डे। ओके, सेकंड है प्री वर्कआउट या फिर चाय? मुझे तो दोनों उतना पसंद नहीं है, लेकिन जब कटिंग फेज में रहता हूँ तो टेस्ट के लिए प्री वर्कआउट। अच्छा, चाय आपको पसंद नहीं है। काफ़ी लोगों को हर्ट कर दोगे आप ये बोल के। अच्छा, कोई ऐसा एक वर्कआउट जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब वो आप करते हो बट आपको लगता है कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं, नहीं इसके अलावा कुछ और कर लूँ, कुछ ऐसी वर्कआउट, कोई ऐसी एक्सरसाइज? मुझे वो ऐसा वर्कआउट सिर्फ एब्स लगता है जब मेरे पास, मतलब मैं ऑफ सीजन में रहता हूँ, मैं एब्स नहीं लगाता, मुझे उतना पसंद नहीं आता। ओके, मतलब क्रंचेस या कार्डियो आपको इतना पसंद नहीं है ऑक्सीजन में? हाँ, मुझे एब्स के वर्कआउट उतना पसंद नहीं आते, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव प्रेप चल रही होती तो फिर करना पड़ता है, वरना मुझे ऐसा नहीं कि मैं 12 महीने एब्स में डूबूंगा। चलिए, चलिए आप अपना थोड़ा कुछ अपना बता दीजिए। आपने बोला कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड कराते हो लोगों को, तो किस तरह के क्लाइंट आप लेना पसंद करते हो, और अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना हो तो वो कैसे करे? ओके, तो मेरे अकाउंट में ही मेरी एक पोस्ट डाली हुई है मैंने, जिसमें मैं जितनी भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, वेट लॉस हो गया, मास गेन हो गया, या फिर किसी को वेट लॉस करना, वेट मैनेजमेंट, सभी तरह की ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड करता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। ऑफलाइन है तो उसके चार्जेस अलग है, ऑनलाइन मोड के चार्जेस अलग है, लेकिन मैं जितना हो सके बहुत लिमिट में क्लाइंट्स रखता हूँ। ऐसे क्लाइंट्स को चूज करता हूँ जो अपना 100% देने के लिए रेडी हो और जो मेरे साथ लॉयल हो, क्योंकि ये चीज़ क्या होती है, कभी कोई क्लाइंट मेरे साथ ट्रेन कर रहा है और गाइडेंस किसी और के साथ भी ले रहा है, तो मतलब वो दोनों को ही कंफ्यूज कर रहा है। मैं भी सोचूंगा कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो भी सेम चीज़ सोचेगा, तो मैं ऐसे में ज़्यादा गुस्सा नहीं हूँ। मेरा यही कंसर्न रहता है कि अगर आप मेरे साथ ट्रेन हो रहे हो तो फिर 100 मेरे पास दो, या फिर किसी और के पास ट्रेन हो रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग फिटनेस इंडस्ट्री में सबको फिट करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक के लिए लॉयल हो। फिर वर्कआउट मेरा होगा, डाइट किसी और का होगा, तो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं मिलेगा। तो फिर मैं ऐसे ही क्लाइंट ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि जो अपना 100% दे और मैं मेरा 100% दूंगा, तो फिर रिजल्ट 100%। तो अगर जैसे किसी को आपके साथ कनेक्ट करना है फॉर गाइडेंस, तो उसका जिम में ज्वाइन करना ज़रूरी है या नहीं? डिपेंड करता है उसका गोल क्या है। अगर उसको फैट लॉस या फिर ऐसा या नॉर्मल चीज़ें करनी है तो फिर हम बेसिक वर्कआउट से भी कुछ कुछ लिमिटेशंस तक करवा सकते हैं।
अगर एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करना है तो फिर तो जिम ज्वाइन करना ही पड़ेगा, अंडर गाइडेंस ही रहना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन और कम्पिटिटिव रैप के लिए। वेट लॉस और वेट गेन वो सभी चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रक्चर में जाना है, एक स्ट्रक्चर जो इम्प्रेसिव हो, तो उसके लिए आपको जिम में ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है चिराग, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और होपफुली हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो आपको पहले से जानते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए आपने जब ये स्टोरी डाली हमारे पॉडकास्ट की। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको पहली बार जानेंगे, हमारे साथ कनेक्ट करेंगे। तो आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। आई होप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपसे, और हम कंटिन्यू रखेंगे ये जर्नी। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाला यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम, जय शिव भोले शंकर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने यहाँ तक इस पॉडकास्ट को, इस कन्वर्सेशन को सुना तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आई होप आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हो। आपको अगर पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है मेरे से या फिर चिराग भाई से, तो आप दोनों में से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। जस्ट वेट फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। अगले एपिसोड को हम ट्राई करेंगे और इंटरेस्टिंग बनाएं। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं इस पॉडकास्ट को लेकर तो उन्हें भी आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं, हम जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे उन सारे सजेशंस को। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिटनेस जर्नी।